जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, आप लोगों को पर डे एक वीडियो मिलता है और हमने आपसे एक वादा किया था कि यार सर जो आपको पढ़ाएंगे उसके प्रैक्टिस सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आज भी हम अपने वादे पर खड़े हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना कुछ ऐसा टॉपिक है कि जो हर स्टूडेंट के लिए अननोन होता है, बट हम आज आपको इस तरह से पढ़ाएंगे टॉपिक, मतलब जो क्वेश्चन है इस तरह से आपसे पढ़ाएंगे कि टॉपिक आपका फेवरेट हो जाएगा। इसके लिए हमें आपसे एक वादा चाहिए कि आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है। चाहे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और भाई एक लाइक तो अवश्य करना, क्योंकि यार वीडियो पर व्यूज़ तो आ रहे हैं 2000 3000, बट लाइक की संख्या 100 60 70 80। भाई एक जिस लाइक तो मांगते हैं आपसे, अगर कर सकते हो तो भाई लाइक अवश्य करना, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ के लिए जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर लगभग 150 से 200 प्रश्न है। मैं यहाँ पर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए यहाँ लेके आया हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको हमारा जो ग्रुप है उसका लिंक वीडियो नीचे दिया गया है, उसमें आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी। और कुछ से उस वीडियो को खुद से सॉल्व करना, कोई भी डाउट हो वीडियो नीचे अगर कमेंट करना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल्स पर ताप का दूसरा, मतलब कि ताप का परम शून्य मान क्या है। कुछ अटपटा सा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, बट एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की वो समझना। देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया है कि जिस प्रकार अपना केल्विन तापमान पर परम शून्य ताप अपना 0 डिग्री के, मतलब 0 केल्विन, याद रखना मेरे दोस्त कि केल्विन में अगर कभी भी तापमान मापते हो तो वहां पर डिग्री मत लगाना, ठीक है। जैसा कि जो 0 केल्विन है वो एक प्रकार से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इंग्लिश वालों अपने हिसाब से प्रश्न पढ़ लेना, ठीक है। जैसा कि जो 0 केल्विन है ये प्रकार से एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो उसी प्रकार से जो ये 0 डिग्री के, मतलब सॉरी जो 0 केल्विन है उसका डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए एक प्यारा सा रिलेशन होता है, सबको पता है। बेसिक से बता दूंगा, पहले आगे नहीं बताऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। वो क्या है, देखो आरएस ने भी पढ़ाया, अब तो उसमें मेरे को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो C माइनस 0/5 बराबर F माइनस का 32/9 बराबर K माइनस का 273.15/5। ये बेसिक रिलेशन होता है। यहाँ से आप आराम से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमें यहाँ पर 0 डिग्री, हमारे पास 0 केल्विन है, तो हम यहाँ से C/5 बराबर K माइनस का 273.15/5, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो जो K है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इस 0 से आराम से बोल सकता हूँ सर जो C है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इट विल बी -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा डी होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर हो सके तो इसको याद कर लेना, बट अगर करना चाहो तो इसे आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सा है। हाल ही में अति चालक, देखो ये क्या क्वेश्चन है, देखो हाँ, इसमें यह बोला गया है कि अगर इसमें यह बोला गया है कि जो देखो इसमें यह बोला गया है कि जो अपने पास एक टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू केल्विन की अपने पास 95 केल्विन है, तो उसकी अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी उसके बाद अपने पास फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये पूछा गया आपको जो क्वेश्चन में, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से कैसे निकालोगे तो आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास केल्विन की वैल्यू है, बट हमें यहाँ से आपकी वैल्यू निकालनी तो निकाल सकते हैं। देखो F माइनस का 32/9 इट विल बी 95 माइनस का 273, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 273/5, ठीक है। चलो इसे करते हैं सोल्व। देखो 5F माइनस का 32 5 दूनी 10 और 3 मुझे 15 1 16 160 बराबर, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले इसको मैं घटा लेता हूँ। देखो 273 में से अगर मैं 95 को घटाता हूँ तो इट विल भी, देखो क्या आएगा लगभग, देखो इसमें से 8 आ जाएगा यहाँ पर, और इससे लगभग अगर 10 तो ये 7 आ गया और एक आ गया 178 आ गया, ठीक है। तो 178 × 9, ठीक है। तो इसे अपने आगे अपने हिसाब से सोल्व करना, क्योंकि मेरा काम आपको एक राह दिखाना, उसके ऊपर चलना आपको काम। अगर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। अगर मैं नहीं चाहता कि अपना टाइम वेस्ट हो, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिले, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना। यहाँ पर बस कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर केल्विन के अंदर वैल्यू दी गई, उससे आपको डिग्री, उसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इस फॉर्मूले से आप आराम से चेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है तो केल्विन स्केल पर ये इसमें वृद्धि क्या होगी। बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है। आप सभी लोगों के लिए नया प्रश्न है, क्योंकि सर हमने आज तक ये चीज़ तो पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि सर हमने आज तक केवल ये चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई तापमान डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर किसी तापमान की डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर वैल्यू अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका फ़ारेनहाइट में हमारी वैल्यू क्या होगी। ये तो हमने आज तक पढ़ा है सर, बट ये हमारे थोड़ा सा नया हो गया है। नया इसमें ये बोला गया है कि द इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर in the degree Celsius is 27, then what will be the increment
इक्विवेलेंट टू द 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन द केल्विन। तो इसको आपको याद रखना मेरे भाई। इसमें आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। इसमें बताने को आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, बट नहीं विद रीजन बताऊंगा, ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न आए उसको आप आराम से सोल्व कर सको। चलो करते हैं इसमें। आपने किसी से पढ़ते हो आपको ये बात अवश्य बताई जाती है कि जितना इंक्रीमेंट अपना डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतना ही इंक्रीमेंट अपना डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब उतना इंक्रीमेंट अपना केल्विन में होगा। बट इसका कारण क्या आपने आज तक पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मेरे अकॉर्डिंग तो किसी ने भी नहीं पढ़ा। बट मैं इसका आपको कारण बताऊंगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूं कि आपको मैं विद रीजन पढ़ाऊं, ताकि आपको आगे आने में कोई मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप इसके पीछे का कारण जानते हैं। देखो इसके पीछे का बेसिकली एक ही कारण होता है अपना कि देखो जो हमने एक चीज़ ये पढ़ी है कि C माइनस का 32/100 होता है अपने। C माइनस का 32 नहीं, C माइनस का 0/100 बराबर K माइनस का 273.15/100। यानी कि यहाँ पर जो ये नीचे 100 वाले जो ये वैल्यू होती है ना, इसका मतलब ये है कि जो नीचे 100 है ये दो अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड में तापमानों का अंतर है। यानी कि हमें यहाँ पर ऐसे तो लिखते हैं मेरे भाई 100 माइनस का 0, और यहाँ पर हम ऐसे तो लिखते हैं 373 माइनस 1.5 माइनस का 273.1.5। यानी कि जो दो केल्विन के यानी कि केल्विन के अंदर दो तापमानों का अंतर है वो अपने पास 100 है। इसी प्रकार डिग्री सेंटीग्रेड में दो तापमानों का अंतर अपने पास 100 है। यानी कि कहने मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू केल्विन में 100 केल्विन है। यानी कि जितना परिवर्तन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वह बराबर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 केल्विन। और यहाँ से बोलूँ तो सर इंक्रीमेंट इन द डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो डेल्टा सी है वो अपने पास डेल्टा केल्विन के बराबर होगा। यानी कि जितना इंक्रीमेंट अपना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना इंक्रीमेंट अपना केल्विन में होगा। तो अगर यहाँ पर अपने पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उतना इंक्रीमेंट अपना यहाँ पर होगा 27 केल्विन। आई बात समझ में? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इसलिए होगा क्योंकि सर अपने दो यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर दो तापमानों के अंदर का डिफरेंस अपने पास 100 है तो इधर भी अपने पास 100 है। बट अगर यही वैल्यू अपने पास हो फ़ारेनहाइट में तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि सर देखो यहाँ पर तो हमें पता है अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, तो अपने पास 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगी। तो अगर इसको आपको ये पूछे कि अगर आपको ये पूछे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका इंक्रीमेंट अपने पास डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो उसको निकालने के आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई। यहाँ से आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू निकालनी है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बटा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आपको 27 से गुणा कर देना, क्योंकि सर ये हमारे पास 1 की वैल्यू है तो मैं 27 की वैल्यू निकालनी तो 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27। तो ये आपका आंसर आ गया। और इसी प्रकार अगर आपको केल्विन में निकालना हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बटा 100 केल्विन, ठीक है, इंटू अपने पास 27 केल्विन जो भी आपके पास हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो इस हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और इस पर बेस्ट आगे एक और क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी देखो, हाँ ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। किस तापमापी द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है? जस्ट वेट। हाँ, यानी किस तापमापी द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है? मेरे दोस्त इस बात को याद रखना कि अगर हमें बहुत अधिक तापमान को मापना है, इफ वी हैव टू मेजर ए लॉट ऑफ टेम्परेचर देन वी विल यूज ओनली पायरोमीटर। यानी कि हम केवल पायरोमीटर का यूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक होता है। सूर्य का तापमान लगभग मेरे दोस्तों मतलब 6300 केल्विन होता है। यानी आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं, सूर्य का तापमान लगभग 6300 केल्विन होता है। बहुत ही बड़ी वैल्यू मेरे भाई। तो इतना तापमान अगर हमको मापना है तो हमारे पास पायरोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? यानी H2 का घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और वो ऑप्शन नंबर डी को टिक क्यों करेंगे इसका पीछे का कारण भी जान लो। क्योंकि हमने सर एक 4 वैल्यू अवश्य हमने वो सुनी है। यानी सर जो 4 हो ना 4 चाहे, बट हमको ये नहीं मालूम कि सर जो 4 है वो डिग्री फ़ारेनहाइट पर है या डिग्री सेंटीग्रेड पर है। याद रखना मेरे भाई, जो 4 होता है वो 4 है वो डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का डेंसिटी है दैट इज मैक्सिमम। इसकी आपको इसका ग्राफ बताऊं तो देखो, इसका ग्राफ इस हिसाब से होता है। देखो इस हिसाब से ये ग्राफ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 पर जाकर ये वापस नीचे आता है। यानी कि देखो इस हिसाब से ऊपर जाएगा, फिर इस हिसाब से ये नीचे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का डेंसिटी वो अधिकतम होती है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की डेंसिटी अधिकतम होती है। बट ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, हमको सेंटीग्रेड में नहीं, हमको केल्विन में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, इसको केल्विन में चेंज करते हैं। देखो हमें सिर्फ फ़ारेनहाइट में चेंज करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास फ़ारेनहाइट है, हमारे पास केल्विन नहीं है, तो हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसको चेंज करते हैं। देखो 4 माइनस का 0 बटा
5 बराबर F माइनस का 32/9। ठीक है, तो 9 चौक 36 बराबर 5F माइनस का 32 लगभग होगा अपने पास 0 और 15 1 16। ठीक है, ओके। तो देखो 5F बराबर, इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो होगा 196। ठीक है, तो F बराबर 196/5 लगभग आएगा अपने पास 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अच्छा क्वेश्चन था। क्या बताया मैंने कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जो जल का घनत्व वो अधिकतम होता है, उस हिसाब से हमें इसे डिग्री सेंटीग्रेड की इसकी वैल्यू निकालनी है। और आपको ये कमेंट करना है कि जो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन की वैल्यू कितनी होगी, आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। परम शून्य ताप वह ताप है जिसके ऊपर क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर ऑन विच, यानी कि भाइयों याद रखना कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सर पानी जम जाता है। पानी जमने के लिए हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है, ना कि हमें 0 केल्विन की। ठीक है, क्योंकि सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी सभी पदार्थ ठोस प्रावस्था में होते हैं, यह कोई आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी है, यानी कि अणुओं की गति रुक जाती है, यानी कि VRMS की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। सबको पता है मेरे भाई, VRMS समानुपाती होता है T स्क्वायर या टी अंडर रूट टी के अंडर रूट के, यानी कि जो VRMS है वो समानुपाती टी होता है। अगर अपने पास टेम्परेचर ही 0 है तो VRMS 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ नहीं। अगर मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो 0 है तो अपने पास VRMS भी 0 हो जाएगा। विद रीजन बताया आपने अभी तक सबसे पढ़ा होगा, उस सभी ने यही बताया होगा कि उस पर आपको ऑप्शन नंबर सी को याद कर लेना। पर मैंने आपको इसका रीजन बताया। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सर जो VRMS होता है वो समानुपाती होता है अंडर रूट टी के। अगर टी अपने पास 0 है, अब 0 कैसे आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर जो टी की वैल्यू हम पुट करते हैं वो केल्विन में पुट करते हैं। आपने कभी भी आज तक अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो वहां पर आपने जो टी की वैल्यू केल्विन में चेंज करके आपने पुट की होगी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू हमारे पास केल्विन में हम रखते हैं। अगर हमारे पास तापमान 0 है तो VRMS अपने पास और ऑलवेज 0 होगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अणुओं की जो गति है वो रुक जाती है। अगला क्वेश्चन देखो देखो हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखो। किस निम्न में से किस तापमान पर ताप स्केल पर तापक्रम कभी भी नेगेटिव नहीं होता? भाई क्या कभी तापमान 0 केल्विन से नीचे जाता है? सर सेंटीग्रेड में अंदर भी 0 से नीचे जाता है, माइनस में होता है। डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे पास माइनस होता है। क्या कभी केल्विन के अंदर कभी आपने ये सुना कि सर माइनस का 2 केल्विन? नहीं सुना सर। 0 केल्विन से नीचे तापमान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि सर केल्विन पैमाने में कभी भी तापमान ऋणात्मक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किस स्केल पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पर संगत ताप के होगा? यानी कि आपको इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है। तो आपको इसको चेंज करके हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बट आपको ऑप्शन कमेंट करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझो मेरे दोस्त, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको मेरे को कराना पड़ेगा। देखो, एक वस्तु का तापमान केल्विन के ऊपर भी अपने पास x केल्विन है और अपने पास फ़ारेनहाइट स्केल पर भी वो x डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या आपने यहाँ पर ये देखा कि x डिग्री केल्विन है? मैंने आपको पहले बताया कि केल्विन में अंदर कभी भी तापमान मापते हो वो कभी भी डिग्री के अंदर नहीं आएगा। यानी केल्विन के अंदर जो भी तापमान होगा वो हमारे पास केल्विन में, अगर हमारे पास कोई भी तापमान माप रहे हैं तो वो डिग्री बिना डिग्री का आता है। ठीक है, और केल्विन में हमारे पास बिना डिग्री और फ़ारेनहाइट में हमारे पास डिग्री होती है। ठीक है, तो आपको ये पूछा है कि अगर कोई केल्विन के अंदर भी हमारे पास x केल्विन हो और फ़ारेनहाइट में हमारे पास x डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो उस x की वैल्यू क्या होती है? तो मेरे दोस्त मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखो, बट इसका आपको रीजन भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत समझो कि हमको आता नहीं, हमको आता है। ठीक है, देखो इसका आपको आंसर होगा 574.25। ठीक है, इसके साथ ना तो केल्विन लगेगा ना ही डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा, विदाउट आएगा। बट आपको ये पूछे कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं, यानी ये तो वह तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होता है। बट आपको ये पूछेगी कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तब वो होगा -4। ठीक है, इसका रीजन जानना चाहते हो तो आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, आपको कुछ नहीं करना। आपको जो F माइनस का 32/9 बराबर K माइनस का 273 बट्टा अपने पास 100 मतलब 5 होता है। इसमें आपको यहाँ पर भी जो F है इसकी जगह आपको एक्सपोर्ट कर देना है और यहाँ पर भी आपको एक्सपोर्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसका आंसर खुद को निकालना है। अगर मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको इसका आंसर याद रखो, 574.25 आएगा। अगर कोई निकालना चाहता है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकता है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो। किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट स्केल के पाठ्यांक समान होते हैं? आगे ना अपने वाला क्वेश्चन, यानी कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट वाले समान होते हैं? सर -4 पर होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते देखो। हाँ, -40, सॉरी -4 नहीं, -40 होता है मेरे भाई। देखो वो ऑप्शन मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है। देखो
क्योंकि देखो मेरे दिमाग से मतलब 4 वाला था, 4 वाला वो था कि जिस पे ऊपर जल का घनत्व अधिकतम होता, तो वो मेरे दिमाग में अंदर था। तो देखो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का बराबर होता है, तो याद रखना -40 आएगा। इसमें आपको कभी भी सेंटीग्रेड वगैरह मत लगाना मेरे भाई, क्योंकि ये वो तापमान होता है जो बिना किसी अपने पास वो तो मात्रा का होता है। यानी कि अगर आपको पूछे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किसके ऊपर बराबर होता है, तो 574.25 होगा। अगर ये पूछे कि किस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होगा, तो -40 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य तापमान का मान क्या होगा? और इसका मान आपको निकाल के बताता हूँ। देखो आपको कुछ निकालना, परम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है सर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। तो आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला रिलेशन आपको लेके आना पड़ेगा। तो F माइनस का 32/9 इट विल बी, आपकी जगह केल्विन 0 आ गया तो -273/5। ठीक है, कुछ निकलना मेरे भाई, इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5F माइनस का 170, ठीक हो गया। सर 5 × 15 और 160, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग होगा अपने पास 9 × 27 = 8, 2 और 9 × 63 65 6 18 18 6 24, ठीक है। तो अगर आपको इधर भेजते हो इसको 5F बराबर अपने पास लगभग होगा ये 7 1 5 6 और 2, ठीक है। तो इसे 5 से में डिवाइड करते हो तो आपके पास लगभग 5, इधर 6 नहीं आएगा मेरे भाई, इधर 5 आएगा, ठीक है। देखो दोबारा देखो इसका मल्टीप्लाई, देखो 9 × 27 7 8 5 2 और 9 × 63 64 65 6 और 9 × 18 18 6 24 आ गया यहाँ पर, ठीक, ओके 24 हो गया यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अपने पास 7 6 5 11 हाथ में 1 और 4 1 5, इधर 6 आएगा, ठीक है। और इधर 1 और 1 अपने पास, अरे यार इधर ये 1 है ना, 6 हो गया, ठीक है। और 4 1 5 1 6 हो गया, ठीक है। अपने पास 2 हो गया, ठीक, ओके। ये करो इसका 5 और लगभग 5 आ रहा है, और साथ में अपने पास 10 2 और 1 बच गया, तो 5 × 15.3 525.3 आ रहा है। सर क्या कोई ऑप्शन में है? तो कोई ऑप्शन में अपने पास नहीं है। इसका मतलब कोई भी कैलकुलेशन में अपने से कोई मिस्टेक हुई है। दोबारा देखते हैं। देखो इसको 5F और 10 15 16 और 9 × 27 7 8 5 2 9 9 63 64 65 6 और 9 2 18 18 6 24, सही है यार अपने से तो। और अभी देखते हैं आगे। देखो इसका इधर लेके जाऊँगा तो अपने पास ये हो जाए, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 7 और 6 5 11 1 6 और 2 लगभग सही आ रहा है अपना उत्तर। तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आपका यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अधिक तेजी से परिवर्तित होने वाले तापमान को मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? इसको याद रखना मेरे भाई। कुछ ऐसे थर्मामीटर होते हैं जो RS ने आपको नहीं पढ़ाए, तो मैं चाहता हूं कि आप इनका नाम याद रखो बिना एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ताप विद्युत तापमापी। मैंने अभी तक आपको 2 ही बताए हैं। एक तो आपको अगर अधिकतम तापमान मापना है तो आपके पास पायरोमीटर होना चाहिए, बट अगर आपको एक ऐसा तापमान मापना है जो हर 1 सेकंड के बाद पश्चात परिवर्तित हो रहा है, तो आपके पास ताप विद्युत तापमापी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो अगर इसका रीजन मत जाना मेरे भाई, क्योंकि ये कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो कि सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, तो ये वृद्धि फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? अभी आपको बताया था मैंने, इधर बताया था ना कि सर देखो अगर अपने पास डिग्री सेल्सियस में हो और अपने पास केल्विन में हो तो वो अपने पास इंक्रीमेंट बराबर होता है। बट अगर वो अपने पास एक तो डिग्री सेल्सियस में हो, एक अपने पास फ़ारेनहाइट में हो, तो वो थोड़ा सा परिवर्तित होता है। वो कितना होता है? 180/100 गुणा अपने पास कितना था? वो सर 30 था। तो ठीक है, कुछ निकालना इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 18 × 54, तो कौन सा ऑप्शन? 54 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इसको कैसे हुआ पहले वीडियो देख लेना, क्योंकि पहले अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ इधर देखो ये रहा। हाँ, जब एक तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तो अधिकतम वृद्धि किसमें होगी? भाई इसको याद रखना कि जब ये आप तांबे की गेंद को गर्म करोगे तो आपको पता है कि सर उसका आकार बढ़ेगा, और उसका आकार गोल होता है, ठीक है। यानी अगर उसका आकार बढ़ रहा है सर, उसकी रेडियस भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि सर उसका रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है वो समानुपाती R³ होता है, और जो एरिया होता है समानुपाती R² होता है। यानी कि सर देखो इसमें तो अपने पास R³ आ रहा है और इधर अपने पास R² आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर उसका आयतन तेजी से बढ़ेगा। टू कंपेरिजन इज एरिया, यानी क्यों? क्योंकि सर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रसार होगा तो उसकी रेडियस बढ़ेगी। और आपको पता है सर वॉल्यूम होता है वो रेडियस के क्यूब के समानुपाती होता है, और जो एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यानी कि इसमें क्यूब आ रहा है, इसमें R² आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम बड़ी तेजी से बढ़ेगा कंपेयर टू इस एरिया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
एक समरूप धातु की छड़ को एक दंड पेंडुलम के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उपयोग किया जाता है तो यदि कमरे के ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है एवं धातु का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है तो पेंडुलम के आवर्तकाल में कितनी वृद्धि होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन ऊपर से चला गया होगा, क्योंकि मेरे भाई इस क्वेश्चन में आपके 2 चैप्टरों का यूज होगा। पहला चैप्टर अपने पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और दूसरा अपने जो ये पढ़ रहे हैं वो तो है ही, ठीक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, बट मेरे भाई छोड़ो मत, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक नंबर के ऊपर ही बहुत अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो इसका एक बार से अपने इसका मेथड जान लेते हैं, बाद में आप इसे आराम से सोल्व कर पाओगे। देखो टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड का एक इजी सा फॉर्मूला होता है कि इन रेफरेंस टू पेंडुलम क्या होता है सर, टी समानुपाती, या फिर टी बराबर बोलता हूँ सर, टी बराबर अपने पास होता है 2π√L/G, ठीक है, √L/G। यानी कि यहाँ से ये √L के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम ये पता कर लें कि उसकी लंबाई में कितने % की वृद्धि हुई है तो हम ये बता पाएंगे सर उसका आवर्तकाल कितने से बड़ा है, ठीक है। तो सर उसकी लंबाई में वृद्धि अगर आपको निकालनी है तो इसका एक ही फॉर्मूला अपने पास है कि ΔL/L × ΔT, ये बराबर होता है अपने पास अल्फा के। इधर से मैं आराम से निकाल सकता हूँ सर, ΔL बराबर अपने पास होता है, अल्फा कितना है सर, अल्फा अपने पास है 2 × 10⁻⁶, ठीक है, तो 2 × 10⁻⁶, ठीक है। और L कितना है सर, उसकी लंबाई कितनी है सर, लंबाई अपने पास है क्या कहीं पर समरूप है, और उसमें अपने पास एक दंड चुंबक है के रूप में उपयोग किया जाता है, और कमरे के तापमान उतना धातु का रेखीय प्रसार गुणांक कितना सर, L अपने पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, L को इधर पड़ा रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और T कितना है सर, T अपने पास 10 है तो 10 रख देता हूँ यहाँ पर। यानी कि ΔL/L, अब देखो इधर कितना है मेरे पास, इधर से मेरे पास आएगा 2 × 10⁻⁵, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो। अब देखो वो अगर आपको टी में इंक्रीमेंट निकालना है तो आपको ΔT/T चाहिए, ठीक है। और ये ΔT/T कैसे निकलेगा सर, ΔT/T बराबर होगा 1/2 ΔL/L। अब भाई ये 1/2 ΔL/L कैसे है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये अपने पास जो पहला पार्ट है उसमें एरर, जब हम पढ़ते हैं त्रुटि, तो उसमें अपना एक कंसेप्ट होता है कि अगर अपने पास कोई भी क्वांटिटी है, जैसे अब टी बराबर अपने पास है 2π√L/G है, तो अगर उसका परसेंटेज में एरर निकालते हैं तो ΔT/T बराबर 1/2, यानी जो पावर वो आगे आ जाती है और ΔL/L हो जाता है। तो सर ΔL/L की वैल्यू कितनी अपने पास सर, 1/2, ΔL/L 2 × 10⁻⁵। तो जैसे तो कैंसिल करता हूँ तो 10⁻⁵ आ जाएगा। तो 10⁻⁵ कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में मेरे भाई, ये 10⁻⁵, 10⁻⁵ किसी ऑप्शन में नहीं है, ये कैसे हुआ, देखो जस्ट वेट, सोल्व करते हैं अभी। 10⁻⁵, देखो इसका 1/, आगे 1/, ओके सॉरी, देखो परसेंटेज में निकालना मेरे भाई, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सर परसेंटेज में निकाले तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10⁻⁻3 कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। आई बात समझ में। देखो मैंने कैसे किया इसका, आप दोबारा देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर कौन सा है, हाँ देखो, ताप प्रसार करने पर केवल ठोसों में क्या होता है। देखो जब हम ताप का प्रसार करते हैं तो उसमें क्या होता है सर, अगर ताप का प्रसार कर रहे हैं तो देखो अगर किसी वस्तु के ताप का प्रसार हो रहा है सर उसका आयतन बढ़ेगा, अगर उसका आयतन बढ़ेगा सर उसका जो घनत्व वो घटेगा, क्योंकि सर जो डी बराबर होता है अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन, तो अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो मेरे पास उसका घनत्व घटेगा। तो देखो अगर आपको उसके द्वारा बताऊँ तो देखो ये मार्कर है मेरे पास, अगर इसको मैं गर्म कर रहा हूँ तो सर ये अपने से ये मार्कर है ये मोटा हो जाएगा। अगर ये मोटा हो रहा है इसका मतलब क्या है सर, इसका आयतन बढ़ रहा है, अगर इसका आयतन बढ़ेगा तो इसका घनत्व घटेगा, क्योंकि सर जो आयतन बराबर होता है अपने पास द्रव्यमान मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अगर आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक द्विधात्विक पत्ती को गर्म किया जाता है तो वह मतलब वो किस हिसाब से परिवर्तित होगी। तो सर याद रखना, जब द्विधात्विक पत्ती को अगर हम जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की पत्तियां होगी, एक तो मनुष्य हिसाब से पत्ती है और एक हिसाब से पत्ती है, ठीक है। तो मानो कि देखो जब हम इसको हीट दें तो मतलब जो दी गई हीट है यानी दिया गया तापमान वो बराबर होगा, ठीक है। तो देखो वह नहीं मुड़ेगी सर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सर वो जो मतलब उसमें बेंड तो अवश्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है सर,
एक हेलिक्स के रूप में मुड़ जाएगी। हेलिक्स का मतलब होता है कि वो एक कुंडलीनुमा प्रतिमा हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अपना गलत होगा, क्योंकि सर कुंडलीनुमा नहीं होगी वो, ठीक है। तो ये कुंडलीनुमा कब होती है? जब इनका दोनों की प्रकृति समान होती है। दोनों की प्रकृति समान नहीं है, इसलिए कुंडलीनुमा नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो कि चाप के रूप में वह मुड़ जाएगी एवं अधिक प्रसारित होने वाली धातु की तरफ होगी। ये ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन सही कैसे हुआ? देखो, मानो कि ये कम प्रसारित होने वाली वस्तु है और ये अधिक प्रसारित होने वाली वस्तु है, ठीक है। अधिक प्रसारित का मतलब क्या है कि जब इसको मैं तापमान दूंगा तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, ठीक है। ये इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ये है, ये भी इसकी तरफ आ जाएगा। यानी कि देखो, जब इसको मैंने तापमान दिया तो ये अधिक, मतलब देखो, जब इसको मैंने तापमान दिया तो इस हिसाब से ये हो जाएगी, ठीक है। और जो ये दूसरी वाली है वो इस हिसाब से रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये कुंडली है ये अधिक प्रसारित होने वाली है। यानी कि इसको जैसे तापमान मिलेगा तो वह अपने, मतलब जो इसमें बैंड पोजिशन है वो अपने, मतलब जो बैंड पोजिशन है वो अधिक होगा। क्यों? देखो, क्योंकि सर इसमें जो हम तापमान बढ़ाएंगे तो इसमें प्रसार होने की क्षमता अधिक है, तो ये तेजी से प्रसारित हो जाएगी। और जो ये वस्तु है ये थोड़ी कठोर है, तो ये कठोर है, इसका मतलब इसमें प्रसार कम होगा। तो बस इसका ऑप्शन ये होगा कि जिस अधिक प्रसारित होने वाली वस्तु की तरफ ये तेजी से प्रसारित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक ठोस को गर्म के अंदर से, देखो, जब एक ठोस गेंद के अंदर एक सेकेंडरी गुहिका है और यदि गेंद को गर्म किया जाता है तो इस जो गुहिका का आयतन क्या? भाई, जो ये गुहिका है इसका मतलब क्या? गुहिका का मतलब होता है गेंद के अंदर एक होल, एक मतलब एक होल होता है, उससे हम बोलते हैं गुहिका। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब हम उस गेंद को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो उसके अंदर का जो होल है उसका आयतन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका मतलब ए सही हो जाएगा। अब भाई ये कैसे है? देखो, इसका भाई ये सब कुछ नहीं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस चीज को सोच के देखो कि एक गेंद आपके पास है, ठीक। अब उसको आप हीट दे रहे हो, यानी कि उसको आप गर्म कर रहे हो। तो उसको आप अगर गर्म करोगे तो वो प्रसारित होगी। तो अगर वो प्रसारित होगी तो उसके अंदर का जो होल है वो भी तो प्रसारित होगा, क्योंकि उससे भी तो उष्मा मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1 लीटर एल्कोहल का वजन। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा मतलब कि एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको समझो। देखो, 1 लीटर एल्कोहल का वजन किस परिवर्तित होगा? तो देखो, जो अपने पास, आपको ये चीज तो पता है कि सर गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होता है और जो सर्दियों के दिनों में तापमान कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो गर्मियों के दिनों में है उसका तापमान कम है। अगर उसका तापमान कम है तो उसके आयतन में प्रसार भी कम होगा, क्योंकि सर जो आयतन में प्रसार किस पर डिपेंड करता है? सर आयतन में जो प्रसार है वो तापमान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उसका तापमान बढ़ाएंगे तो सर उसका आयतन का प्रसार बढ़ेगा। सर्दियों के दिनों में उसका आयतन का प्रसार कम होगा। अगर उसका आयतन का प्रसार कम होगा तो उसका घनत्व बढ़ेगा। और जो अगर उसका घनत्व बढ़ रहा है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि सर जो घनत्व बड़ा होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अगर उसका घनत्व ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा? क्योंकि सर उसका जो घनत्व है, उसका आयतन है वो कम है। अगर आयतन में प्रसार कम है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो सर उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सर्दियों के दिनों में उसका वजन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अपने पास होते हैं, मतलब कि दैनिक सर्दियों के दिनों में उसका वजन ज्यादा होगा गर्मियों के दिनों के कंपेरिजन में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि सर्दियों के दिनों। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा। तो ये नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में कम होगा, नहीं। देखो, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ो कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में कम होगा। ये ऑप्शन सही है। क्यों होगा? क्योंकि देखो, सर्दियों के दिनों में उसका तापमान कम है, तापमान कम है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर घनत्व ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, यानी कि इस स्थिति में उसका वजन ज्यादा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बोलता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन थोड़े अलग क्वेश्चन है। अलग इसलिए क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वीडियो दोबारा देख लो, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपके लिए होमवर्क है। सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखो कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होगा? अभी आपको बताया कि सर जो जल का घनत्व वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलन को गर्म करने पर उसकी लंबाई में 2% की वृद्धि होती है, तो इसके आधार क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो अभी मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सर देखो, एरिया क्या होता है? सर एरिया होता है उसकी जो साइड का स्क्वायर, यानी कि एरिया बराबर होता है उसका आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर इसमें इंक्रीमेंट अगर 2% का है तो 2 इसकी पावर आगे जाती है तो 2 गुना 2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब ये कैसे हो इसको थोड़ा समझो। देखो, अभी आपको मैंने बताया है कि अगर हम एरर के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए अगर हम निकालेंगे तो अपने पास डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 अपने पास है। और जो ये पावर है वो आगे जाती है तो 2 गुना हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी अपने पास? सर इसकी वैल्यू अपने पास 2% है, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो,
हाँ, एक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान इतना है तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। इस इक्वेशन सबको पता है सर, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू अपने पास 1 2 3 होते हैं। यानी अगर अपने पास अल्फा बराबर होता है, देखो बीटा बराबर होगा अपने पास अल्फा बटा 2, तो सर बीटा की वैल्यू कितनी है सर 2 है। तो 2 अगर अपने पास अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अगर सर हमको देखो अपने पास बीटा बराबर अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 2, ठीक है। देखो अल्फा बराबर क्या होता है सर, अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 2। अभी देखो ये 3 रिलेशन अपने पास बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है अपने पास कि अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 2 और अल्फा बराबर होता है गामा बटे 3, ठीक है। यानी इसकी गामा का तो 1/3 होता है और जो बीटा का 1/2 होता है, ठीक है। तो देखो अपने पास बीटा की वैल्यू अपने पास दी गई है, ठीक है। देखो अपने पास बीटा की वैल्यू अपने पास है। देखो बीटा वैल्यू कितनी सर, बीटा बराबर होता है अपने पास 2 अल्फा या फिर अल्फा बराबर होता है बीटा बटे 2, ठीक है। तो अल्फा वैल्यू मेरे को निकालनी, बीटा वैल्यू अपने पास है तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस का प्लस का 6 है कि हम माइनस का 5 है, ठीक है। गुणा अपने पास बटा 2 तो अपने पास 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ठीक है। यानी कि अगर रेखीय प्रसार गुणांक इतना है, रेखीय प्रसार गुणांक और अब देखो अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे भाइयों लगभग मैंने आपको 25 से 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आऊँ। मैंने से हो सका उतना आपको इजी मेथड में मैं आपको बताया है, और आपको अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाकी आपकी इच्छा, अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।